नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार जैन, प्रवक्ता जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार में आज का हमारा टॉपिक है व्यापारिक कार्यालय की कार्यविधि। और उसमें स्पेशली कार्यविधि तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन विशेष रूप से आने व जाने वाले पत्रों का लेखा। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आने व जाने वाले पत्रों का लेखा, ये आप सभी सीखेंगे। इसके सीखने के उद्देश्य क्या हैं, इसको समझने के उद्देश्य क्या हैं, हम जानेंगे कि कार्यालय में आने वाले पत्रों के संबंध में क्या क्या कार्यविधि की जाती है। जितने भी पत्र हमारे यहाँ आते हैं उसके संबंध में क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। कार्यालय से जितने पत्र जाते हैं उनके संबंध में क्या कार्यविधि अपनाई जाती है। आने और जाने वाले पत्रों के संबंध में कुछ रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, वो जरूरी है। पहला रजिस्टर है पत्र प्राप्ति रजिस्टर, दूसरा है पत्र प्रेषण रजिस्टर, तीसरा है डाक व्यय रजिस्टर, चौथा है पत्र वाहक पुस्तक। इन चारों रजिस्टर के अर्थ क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनका नमूना क्या है और इनके बनाने के क्या लाभ हैं, इसका हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप अध्ययन कर चुके हैं कि व्यापारिक कार्यालय किसे कहते हैं, व्यापारिक कार्यालय के क्या क्या कार्य हैं, किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर व्यापारिक कार्यालय की स्थापना की जाती है, व्यापारिक कार्यालय का आज के युग में क्या महत्व है, व्यापारिक कार्यालय के कौन कौन से विभाग होते हैं, क्योंकि कार्य के हिसाब से विभाग बनाना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से विभाग होते हैं जिनमें व्यापारिक कार्यालय को बांटा जाता है और व्यापारिक कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। व्यापारिक कार्यालय की कार्यविधि व्यापारिक पत्रों के संबंध में। व्यापारिक कार्यालय के तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हम विशेषकर वर्णन करेंगे पत्रों के संबंध में। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि व्यापारिक कार्यालय के कितने विभाग होते हैं, उसमें से एक विभाग आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है पत्राचार विभाग, कोरेस्पोंडेंस डिपार्टमेंट। यह विभाग व्यापार में आने और जाने वाले पत्रों का हिसाब किताब रखता है। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कार्यालय में आने वाले पत्र, कार्यालय से जाने वाले पत्र। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आने वाले पत्रों से क्या आशय है। जो पत्र हमारे पास आते हैं वो आने वाले पत्र कहलाते हैं। कैसे आते हैं, मेल के द्वारा आ सकते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, हमारी एक मेल आईडी होती है, हम सभी व्यापारियों को, सभी ग्राहकों को अपनी मेल आईडी शेयर कर देते हैं और वो ग्राहक जो भी हमें पत्र भेजते हैं वो हमारी मेल आईडी पर भेज देते हैं। तो मेल के द्वारा आ सकते हैं, फैक्स के द्वारा आ सकते हैं, फैक्स मशीन होती है, एक उसका नंबर दिया जाता है, उस पर पत्र आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा डाकिये के द्वारा पत्र आ सकते हैं, जो रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक के द्वारा, या स्थानीय पत्र पत्र वाहक के द्वारा आते हैं। तो जो पत्र हमारे पास विभिन्न माध्यमों से आते हैं उन पत्रों को आने वाले पत्र कहा जाता है। बच्चों, जो भी पत्र हमारे व्यापार में आते हैं उनका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उनकी एक कार्यविधि अपनानी पड़ती है। अदरवाइज क्या होगा, पत्र आए, पढ़ लिया, उठाकर रख दिया, पता चला वो खो गया, फिर ढूंढ रहे हैं वो पत्र मिल नहीं रहा। तो जब तक एक कार्यविधि ना अपनाई जाए पत्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो आने वाले पत्रों के संबंध में एक उपक्रम में, एक संस्था में क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं उसका मैं स्टडी कर रहा हूं। सबसे पहले पत्रों की प्राप्ति, पत्र प्राप्त होना, यह भी इंपॉर्टेंट है, पत्रों की प्राप्ति भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी बताया था कि पत्र 4 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। संदेश वाहक के द्वारा, जो स्थानीय पत्र हैं वो संदेश वाहक के द्वारा प्राप्त होते हैं, चपरासी के द्वारा, पियून के द्वारा प्राप्त होते हैं। डाक के द्वारा पत्र प्राप्त हो सकते हैं, या तो डाकिया खुद लेकर आता है, जो साधारण डाक है, या स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री डाक, वो डाकिया खुद लेकर आता है। इसके अलावा पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के द्वारा भी हमें डाक प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, पोस्ट बॉक्स क्या है। पोस्ट बॉक्स एक सुविधा है जो डाकघर के द्वारा हमें दी गई है। डाकघर में बॉक्स बने होते हैं, हर बॉक्स पर एक नंबर होता है, वो बॉक्स बंद होता है, उस पर एक लॉक होता है, उसकी 2 चाबियां होती हैं।
एक चाबी डाकघर के पास रहती है, एक चाबी व्यापारी को दे दी जाती है। एक निश्चित शुल्क देके हम अपना कोई सा भी एक बॉक्स बुक करा देते हैं और उस बॉक्स का नंबर हमारे नाम आवंटित हो जाता है, अलॉट हो जाता है। जैसे बॉक्स का नंबर है 110, तो हमारा नंबर हो गया 110, हमारा एड्रेस भी यही हो गया, पोस्ट बॉक्स नंबर 110, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। बस इसी एड्रेस पर हम अपना यही एड्रेस सबको मैसेज कर देते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपना एड्रेस किसी को ना बताएं तब भी ये काम कर सकते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 110 सहारनपुर, इस एड्रेस पर लेटर आएंगे। डाकघर में वो सभी लेटर 110 नंबर के जितने भी लेटर हैं वो 110 नंबर के पोस्ट बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? जब हमें लेटर मंगवाने हैं, हम अपने चपरासी को, एक कर्मचारी को डाकघर भेजते हैं, उसकी चाबी लेकर, वो चाबी लेकर वहां से उस बॉक्स को खोलता है, 110 नंबर के बॉक्स को, और समस्त उसके प्रपत्र, सारे कागज, सारी चिट्ठियां वो थैले में भर के हमारे पास ले आता है। इसका एक निश्चित शुल्क होता है। अगला साधन है पोस्ट बैग के द्वारा पत्र प्राप्त करना। पोस्ट बॉक्स तो हमारा है ही, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डाक सुरक्षित हमारे यहां पहुंच जाए, बीच में उसे कोई खोले ना, कोई देखे ना, या कोई उसे चोरी ना कर ले, इसलिए पोस्ट बैग भी ले लिया जाता है। जिस प्रकार पोस्ट बॉक्स होता है उसी प्रकार पोस्ट बैग भी होता है, उसका भी लॉक होता है। उस पर भी 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी डाकघर के पास रहती है, दूसरी चाबी व्यापारी के पास रहती है। व्यापारी को जब भी डाक मंगवानी हो, वो उस पर थैले पर ताला लगाकर वो अपने चपरासी कर्मचारी के द्वारा डाकघर से मंगवाता है। डाकघर के कर्मचारी उस बॉक्स में से डाक निकालकर उस पोस्ट बैग में डालकर ताला फिर बंद कर देते हैं, और ताला बंद थैला हमारा कर्मचारी हमें सौंप देता है। हम अपनी चाबी से उस ताले को खोलकर सारी डाक निकाल लेते हैं। हमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि डाक सुरक्षा से डाकघर से हमारे यहां तक पहुंच गई है, बीच में इसे किसी ने खोला नहीं है, बीच में इसको किसी ने देखा नहीं है। तो इस प्रकार डाक के द्वारा 3 प्रकार से पत्र प्राप्त हो सकते हैं, डाकिए के द्वारा, पोस्ट बॉक्स के द्वारा, पोस्ट बैग के द्वारा। अगला है ईमेल के द्वारा। एक मेल आईडी हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं, आप सभी जानते हैं मेल आईडी बना ली जाती है, और वो मेल आईडी अपने सभी ग्राहकों को, सभी कंपनियों को जहां से हमारा लेन देन है, सबको शेयर कर दी जाती है, और जो भी लेटर है हमारी मेल आईडी पर तुरंत पहुंच जाता है। मेल आईडी पर लेटर आने का यह फायदा है कि लेटर आप भेजने और लेटर प्राप्त होने में कुछ ही सेकंड में लेटर भेजा भी जा सकता है और लेटर प्राप्त भी हो सकता है। फैक्स मशीन द्वारा, अगर हमें फैक्स मशीन से पत्र मंगवाना है तो हमारे पास फैक्स मशीन होनी चाहिए, भेजने वाले के पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए। वो लेटर की हार्ड कॉपी उसकी प्रतिलिपि के रूप में हमारे पास फैक्स मशीन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा पत्रों को 4 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, संदेश भाग के द्वारा, डाक के द्वारा, ईमेल के द्वारा और फैक्स मशीन के द्वारा। अब पत्र प्राप्त हो गए, अब अगला स्टेप है पत्रों को खोलना। देखिए ये स्टेप में क्यों डाला, जब हमें पता है पत्र प्राप्त होंगे तो खोले तो जाएंगे, लेकिन खोलने का स्टेप क्यों डाला गया? क्योंकि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत पत्र, नंबर 2 व्यापारिक पत्र। हमारी उपक्रम में हजारों लोग काम करते हैं, अगर कोई पत्र किसी व्यक्ति के नाम से आया है, चाहे वो उपक्रम से ही संबंधित क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका नाम लिखा हुआ है तो उस पत्र को खोलने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति का होगा, पत्राचार विभाग उस पत्र को नहीं खोल सकता। अगर व्यापारिक पत्र है, अगर पत्र उपक्रम के नाम से आया है, जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे KL शर्मा विक्रय प्रबंधक XYZ कंपनी लिमिटेड नोएडा, पत्र विक्रय प्रबंधक लेकिन KL शर्मा के नाम आया है, उस पत्र को खोलने का अधिकार KL शर्मा का है। अगर पत्र आया है विक्रय प्रबंधक XYZ कंपनी लिमिटेड नोएडा, इसका मतलब पत्र विक्रय प्रबंधक के नाम आया है, KL शर्मा के नाम नहीं आया, यह उपक्रम का पत्र माना जाएगा और इसे पत्राचार विभाग खोल सकता है। अब इस प्रक्रिया का जो तीसरा पॉइंट है वो है पत्र पर मोहर लगाना। पत्र पर मोहर लगाना, एक मोहर बना ली जाती है, जैसे ये मोहर हमने बनाई है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्रम संख्या, कौन से सीरियल नंबर का पत्र आया, किस दिनांक को आया, किस समय आया, पत्र पर संक्षिप्त विवरण क्या है, मतलब पूरा पत्र लिखा हुआ है लेकिन मेन पॉइंट उस पत्र का क्या है, वो संक्षिप्त विवरण, और वो पत्र किस विभाग से संबंधित है उस विभाग का नाम लिख के पत्राचार का अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देता है। इस क्रिया को कहते हैं डोकेटिंग। पत्र पर मोहर लगाकर पत्र के संक्षिप्त विवरण को कहते हैं डोकेटिंग करना। तो डोकेटिंग की जाती है। उसके बाद
इसका लेखा पत्र प्राप्ति पुस्तक में किया जाता है। जितने भी लेटर हमारे पास आते हैं सभी का एक रजिस्टर बनाया जाता है। उस रजिस्टर का नाम है पत्र प्राप्ति रजिस्टर और उस लेटर का पूरा ब्यौरा उस रजिस्टर में लिखा जाता है। इस रजिस्टर को मैं आगे अभी समझाऊंगा। संबंधित विभाग में भेजना। अब जो पत्र, बहुत सारे विभाग हैं, अलग अलग विभाग है। कोई पत्र क्रय विभाग से संबंधित है, कोई पत्र लेखा विभाग से संबंधित है, कोई पत्र विक्रय विभाग से संबंधित है। तो जिस विभाग का पत्र है उस विभाग में भेज दिया जाता है। उचित कार्यवाही करना। पत्राचार विभाग यह भी देखता है कि जो पत्र हमने जिस विभाग में भेजा उस पर क्या कार्यवाही की गई, उसका क्या जवाब दिया गया, तो उचित कार्यवाही की जाती है और उसके बाद पत्रों को फाइलों में सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे आपने नस्तीकरण के माध्यम से पढ़ा है कि नस्तीकरण में पत्रों को सुरक्षित ढंग से रखने का तरीका है। अभी जैसा मैंने बताया कि पत्र प्राप्त होते हैं, उनका लेखा पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जाता है। यह उस रजिस्टर का नमूना है। ऐसा रजिस्टर जिसमें आने वाले पत्रों का लेखा किया जाता है, ऐसे रजिस्टर को पत्र प्राप्ति रजिस्टर कहते हैं। लेटर रिसीविंग बुक, इसका एक नमूना दिया हुआ है। इसके खाने आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसका नमूना बनाने को आ सकता है, तो आपको नमूना अपने हाथ से बनाना है। पहला खाना है क्रम संख्या। इस पर सीरियल नंबर छपा रहता है या हाथ से पहले से लिख लिए जाते हैं आखिरी तक। प्राप्ति की तिथि, किस डेट को लेटर प्राप्त हुआ। प्रेषक का नाम और पता, किस व्यक्ति ने भेजा, उसका एड्रेस क्या है। पत्र की संख्या व तिथि, उस पत्र पर क्या नंबर लिखा हुआ है, जिसने भेजा उसका नंबर, और किस डेट से वो पत्र चला हुआ है। संक्षिप्त विवरण, उस पत्र का संक्षिप्त विवरण क्या है, जैसे आदेश पत्र लिखा हुआ है। विभाग का नाम, किस विभाग से संबंधित है, हमारा वो पत्र हमारे किस विभाग से संबंधित है। उत्तर देने की तिथि, उस पत्र का उत्तर किस डेट को दिया गया। विभागीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर, जिस विभाग को हमने पत्र दिया उसके यहां सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। और विशेष टिप्पणी, यदि विशेष टिप्पणी है, जैसे अब ये पत्र है 204 नंबर पे, 7 अक्टूबर 2020 को हमें प्राप्त हुआ। प्राप्त किससे हुआ, कृष्णा स्टोर्स मेरठ वालों से प्राप्त हुआ। पत्र पर 117 नंबर डला हुआ है, 1 अक्टूबर 2020 का लेटर चला हुआ है और पत्र में आदेश पत्र, उन्होंने हमें माल का आदेश दिया है। इसका मतलब, माल का आदेश का मतलब क्या है, विक्रय से संबंधित है, क्योंकि माल कौन भेजेगा, विक्रय विभाग, तो विक्रय विभाग से संबंधित है। 8 तारीख को हमने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, स्वीकृति की गई, मतलब हमने आदेश की स्वीकृति दे दी। हाँ, आपका आदेश हमें मिल गया, आपका आदेश हमें स्वीकार है और इतने दिनों के अंदर हम आपका माल भेज देंगे। इसे कहते हैं आदेश की स्वीकृति। बात समझ में आ गई। और विभागीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर, विक्रय विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवा लिए केशव वर्मा। इसी प्रकार हम लगातार पत्रों को लिखते रहेंगे। अगर ये एग्जाम में उदाहरण देने को आता है, नमूना बनाने को आता है, तो आप इस तरह से नमूना बनाएं, 1 या 2 इसके अंदर डिटेल लिख कर दें। अब पत्र प्राप्ति पुस्तक के उद्देश्य क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, क्यों रखते हैं। नंबर 1, पत्र के विषय में संक्षिप्त सूचना। पत्र को देखने के लिए, पत्र के विषय में जानने के लिए बार बार पत्रों को पलटने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर देखकर हर पत्र के विषय में हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पत्र खो जाने पर सुविधा, अगर पत्र खो जाए, ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भी इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि उस पत्र की पूरी सूचना इस रजिस्टर में नोटेड है। उत्तरदायित्व का निर्धारण, जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी क्या बन जाती है, आप यहां देखो, कृष्णा स्टोर का लेटर आया, विक्रय विभाग का लेटर है, केशव वर्मा को हमने लेटर सौंपा है। केशव वर्मा की जिम्मेदारी है इस लेटर का जवाब तैयार करना, इस पर कोई ना कोई कार्यवाही करना। तो उत्तरदायित्व का निर्धारण जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है। कर्मचारियों पर नियंत्रण, चूंकि हर चीज लिखित में है, कोई भी लेटर, कर्मचारी काम करने में लापरवाही नहीं करते। अगर हमने लिखा ना हो तो कोई भी लेटर खो देगा। हर व्यक्ति कह देगा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं रखा। लेकिन अगर लिखित में है तो कर्मचारियों पर नियंत्रण रहेगा कि यह पत्र लिखा हुआ है, यह पत्र कहां गया। ग्राहकों को संतुष्टि, अगर किसी पत्र के आने और जाने के विषय में ग्राहक को कोई कंफ्यूजन है, इस रजिस्टर को दिखाकर हम उसका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। बाहर जाने वाले पत्रों से आशय, अभी इससे पहले आपने पढ़ा आने वाले पत्रों से आशय, अब हम पढ़ रहे हैं बाहर जाने वाले पत्रों से आशय। ऐसे पत्र जो हम दूसरी कंपनियों को, दूसरे व्यक्तियों को, अपने ग्राहकों को, नए ग्राहकों को जो हम लिखकर भेजते हैं या
जो पत्र हमारे पास आए हैं उनके उत्तर में भेजते हैं, ऐसे पत्रों को बाहर जाने वाले पत्र कहते हैं। और बाहर जाने वाले पत्र हम कैसे भेज सकते हैं? उसी तरह से मेल के द्वारा भेज सकते हैं, फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं, डाक के द्वारा भेज सकते हैं, पत्र वाहक के द्वारा भेज सकते हैं। तो ऐसे सभी पत्रों को जाने वाले पत्र कहा जाता है। अब जैसे आने वाले पत्रों के संबंध में कार्यवाही की जाती है, ऐसे ही बाहर जाने वाले पत्रों के विषय में भी कार्यवाही उसी प्रकार से करते हैं। इसके 10 पॉइंट हैं। क्या क्या कार्यवाही करते हैं? नंबर 1 पॉइंट, बाहर जाने वाले पत्रों को तैयार किया जाता है। जिस विभाग का पत्र है वो विभाग उस पत्र को तैयार करता है। तैयार करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में गूढ़ शब्दों का प्रयोग करेंगे, ग्राहक समझ नहीं पाएगा। सरल भाषा और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। नंबर 2, ज्यादा लंबा पत्र नहीं होना चाहिए। पत्र भर दिया, मुख्य बिंदु खो गया, कहीं मुख्य बिंदु पता ही नहीं चला हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ज्यादा लंबा पत्र नहीं होना चाहिए। पत्र मुख्य बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हो उस पर केंद्रित होना चाहिए। जो भी इसके अंदर हम शब्दावली का प्रयोग करें, जो भी भाषा का प्रयोग करें, उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो पढ़ते ही समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और पत्र पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर, बिना सिग्नेचर करा हुआ पत्र भेज दिया वो वैलिड नहीं होता। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे क्रय विभाग का पत्र है तो क्रय अधिकारी के, परचेज मैनेजर के, विक्रय विभाग का पत्र है तो सेल्स मैनेजर के, इस पर साइन होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने पत्रों को तैयार कर लिया। उसके बाद पत्रों की प्रतिलिपि तैयार करते हैं। अभी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पत्रों की प्रतिलिपि को कार्यालय में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसलिए अगर हम पत्र बाहर भेज रहे हैं, पत्र फाइनल तैयार हो जाए, उसकी एक कॉपी करके अपने पास रख लेनी चाहिए। पत्रों की अनेक प्रतिलिपियां तैयार करना। अगर हम गश्ती पत्र भेज रहे हैं, गश्ती पत्र का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक जैसा पत्र बहुत सारे ग्राहकों को भेजते हैं, अपनी एक सूचना जब कई ग्राहकों को देनी अनिवार्य होती है, जैसे हमारा प्रोडक्ट बदल गया या हमारा एड्रेस बदल गया, अब हमारे 100 ग्राहक हैं तो 100 ग्राहकों को हम एक जैसी सूचना देंगे कि हमारा पहले पता ये था, अब पता ये हो गया है। तो उन सबको अलग अलग पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्र लिखा, ग्राहक के नाम के आगे डैश डैश कर दिया और उसकी 100 प्रतियां निकाल ली, मूल प्रति अपने पास रख ली और 100 प्रतियों पे ग्राहक का अलग अलग एड्रेस लिखकर और सभी ग्राहकों को पोस्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पत्रों की अनेकों प्रतिलिपियां तैयार करी जाती हैं। बाहर जाने वाले पत्रों को पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाना, यह भी बहुत जरूरी है। पत्र प्रेषण रजिस्टर, जिसे हम कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर, जब पत्र बाहर जाएंगे तो जिस प्रकार आने वाले पत्रों का लेखा पत्र प्राप्ति पुस्तक में करते हैं, उसी प्रकार बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा पत्र प्रेषण रजिस्टर में किया जाता है। पत्र प्रेषण रजिस्टर का नमूना इसके बाद समझाऊंगा। उसके बाद पत्र पर संख्या लिखी जाती है। जिस प्रकार आने वाले पत्रों को हम पत्र प्राप्ति रजिस्टर में चढ़ाते हैं, उस पर एक संख्या होती है। जाने वाले पत्रों को पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाते हैं। पत्र प्रेषण रजिस्टर पर सबसे पहले नंबर पे क्रम संख्या लिखी होती है। वो क्रम संख्या उस पत्र के ऊपर लिख दी जाती है, जिसे हम कहते हैं पत्रांक। पत्रांक से ही हम अपने किसी भी पत्र को ढूंढ सकते हैं। पत्रों को मोड़ना, लिफाफे में रखना और उसे बंद करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। पत्र को उतना मोड़ा जाए ताकि वो पत्र फटे नहीं, कटे नहीं, जरूरत से ज्यादा फोल्ड भी नहीं देने। लिफाफे के साइज के हिसाब से पत्रों को मोड़ा जाता है, लिफाफे में रखा जाता है और लिफाफा बंद किया जाता है। उसके बाद है लिफाफे पर पता लिखना। जो पता, जिस पते पर हम लेटर भेजना चाहते हैं, वो पूरा पता, अपूर्ण पता पत्र को खो देगा। पता सही होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। डाक व्यय रजिस्टर में चढ़ाना। अब देखिए बात आती है, पत्र का लिफाफा तैयार हो गया, अब पत्र को कैसे भेज रहे हैं? 2 प्रकार से पत्र भेज सकते हैं। डाक के द्वारा भेज सकते हैं या पत्र वाहक के द्वारा भेज सकते हैं। यदि पत्र डाक के द्वारा भेज रहे हैं, चाहे वो साधारण डाक हो चाहे वो रजिस्टर्ड डाक हो, तो डाक के द्वारा भेजने पर हमें एक रजिस्टर में और चढ़ाना पड़ता है, जिसे कहते हैं डाक व्यय रजिस्टर। रीजन, पत्र के ऊपर डाक टिकट लगने हैं, तो डाक टिकटों की हिसाब किताब रखने के लिए उस पत्र को डाक व्यय रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। पत्र वाहक रजिस्टर में चढ़ाना। यदि पत्र लोकल है, जैसे मैं सहारनपुर से हूं, मेरा व्यापार सहारनपुर में है, अगर मैं सहारनपुर के ही किसी व्यापारी को पत्र भेजूंगा तो मैं पत्र वाहक के द्वारा भेजूंगा, पत्र शीघ्रता से जल्दी पहुंच जाएगा, डाक व्यय भी बचेगा। तो यदि पत्र में अपने चपरासी के द्वारा, पत्र वाहक के द्वारा भेज रहा हूं, तो पत्र को
पत्रवाहक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। ये डाकवे रजिस्टर और पत्रवाहक रजिस्टर का नमूना ये आगे समझाया जाएगा। उसके बाद पत्रों की प्रतिलिपि फाइल करना। जब पत्र भेज दिया जाता है, प्रतिलिपि पर भी वही पत्रांक, आपको मैंने बताया था ना, जाने वाले पत्रों के ऊपर एक पत्रांक लिखा जाता है, वही सेम पत्रांक उसकी प्रतिलिपि पर भी लिख दिया जाता है और प्रतिलिपि को सुरक्षित फाइलों में रख लिया जाता है। पत्र भेजने के लिए किस रजिस्टर में लेखा किया जाता है? अभी आपको बताया था, पत्र प्रेषण रजिस्टर में, डिस्पैच रजिस्टर में। यह डिस्पैच रजिस्टर का नमूना है। डिस्पैच रजिस्टर किसे कहते हैं आपको अर्थ पता है? ऐसा रजिस्टर जिसमें बाहर जाने वाले पत्रों का लेखा किया जाता है, ऐसे रजिस्टर को डिस्पैच रजिस्टर, पत्र प्रेषण रजिस्टर कहते हैं। ये उसके खाने हैं: क्रम संख्या, पत्र भेजने की तिथि, पाने वाले का नाम और पता, संक्षिप्त विवरण, भेजने का साधन, विशेष टिप्पणी यदि है, जरूरी नहीं कैसे लिखो, यदि कोई टिप्पणी है तो टिप्पणी लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूं, 121 नंबर, ये क्रम संख्या छपी हुई है। 121 नंबर पर 7 अक्टूबर 2020 को हमने एक लेटर भेजा, ओम प्रकाश एंड सन्स मेरठ को भेजा, और क्या भेजा? माल भेजने की सूचना। हमने इनको सूचना भेजी कि हमने आपको माल भेज दिया है। कैसे भेजा? डाक के द्वारा। बात समझ में आ गई? एक आपको और बता रहा हूं, जैसे 124 नंबर पर 9 अक्टूबर 2020 को एक लेटर भेजा, मल्होत्रा बुक डिपो दिल्ली को भेजा, मूल्य सूची भेजी पत्रवाहक के द्वारा। इसका मतलब ये फर्म दिल्ली की फर्म है, दिल्ली के पत्र को उसने पत्रवाहक के द्वारा भेजा। तो इस प्रकार अगर पत्र प्रेषण रजिस्टर का नमूना बनाने को आ जाए तो आप ये सारे खाने बनाएंगे। इसमें 2 या 3 एग्जाम्पल इस तरह से पूरे लिख देंगे। अब इस पत्र प्रेषण रजिस्टर के लाभ क्या हैं? ये इसके लाभ हैं। नंबर 1, पत्र भेजने का प्रमाण। हमने लेटर भेजा, इस चीज का प्रमाण है कि हमने लेटर भेजा है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर में उस भेजे हुए लेटर की पूरी डिटेल लिखी हुई है। कैसे भेजा? डाक के द्वारा भेजा, पत्रवाहक के द्वारा भेजा, सब कुछ लिखा हुआ है। नंबर 2, पत्र भेजने की तिथि का ज्ञान। कौन सा पत्र किस डेट में डिस्पैच किया गया, वो तिथि इसके ऊपर लिखी हुई है, उसका ज्ञान इस रजिस्टर से हो जाता है। भावी संदर्भ में सुविधा, यदि अगले किसी पत्र में पिछले किसी पत्र का हवाला देना हो तो इस रजिस्टर से देखकर भविष्य में संदर्भ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण, जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, चूंकि हर लेटर, आने वाला लेटर भी हम रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, जाने वाला लेटर भी रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, जिम्मेदारी बन जाती है जो नोट कर रहा है। हम उससे पूछ सकते हैं, उसकी जवाबदेही है कि वो लेटर कहां गया। उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। ग्राहकों को याद दिलाने में सुविधा, यदि कोई ग्राहक हमसे लंबे समय से संपर्क नहीं कर रहा है तो उसके पिछले पत्र को हमने कब भेजा उसका संदर्भ लेते हुए दोबारा पत्र भेज सकते हैं, उसको याद दिलाने के लिए कि आपका कोई ऑर्डर नहीं आया। अब हम पढ़ेंगे डाक व्यय पुस्तक, पोस्टेज बुक। अभी इससे पहले आपको बताया था कि जब पत्र भेजते हैं तो 2 प्रकार से भेजते हैं, या तो डाक के द्वारा या पत्रवाहक के द्वारा। अगर पत्र डाक के द्वारा भेजे जा रहे हैं तो उसका लेखा डाक व्यय रजिस्टर में किया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर डाक टिकट लगना है, रजिस्ट्री का या स्पीड पोस्ट का या साधारण डाक का। तो डाक टिकटों का हिसाब किताब रखने के लिए एक रजिस्टर बनाना जरूरी होता है, उस रजिस्टर को डाक व्यय रजिस्टर कहते हैं। यह डाक व्यय रजिस्टर का नमूना है। इसका नमूना पहले और नमूने से थोड़ा अलग है। डाक व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए, डाक के द्वारा पत्रों को भेजने के लिए एक कर्मचारी की नियुक्ति कर दी जाती है। वो कर्मचारी ये डाक का हिसाब किताब रखता है। अब देखो उसमें लिखा हुआ टिकट हाथ में 200 रुपए के, मतलब उस व्यक्ति के पास, उस कर्मचारी के पास 200 रुपए के टिकट हैं, डाक टिकट। अब 116 नंबर पर हमने लेटर भेजा, क्रम संख्या 116, डेट 5 अक्टूबर 2020 को भेजा। प्राप्तकर्ता का नाम और पता, खुराना स्टोर्स अलीगढ़ को हमने पत्र भेजा। वाहक का नाम, ये वो वाहक है जो डाक को डाकघर में छोड़कर आता है, उसका नाम लिखवा दिया मोहित, उसके सिग्नेचर करवा दिए। रीजन क्या है? हमने डाक के लिए पत्र दिया कि जाओ उसे डाकघर में डाल आओ, रास्ते में गिर दिया, रास्ते में खो दिया, उसके सिग्नेचर है, वो जिम्मेदार हो जाएगा, वो सजग हो जाएगा कि ये गलती नहीं करनी। क्या भेजा? लिफाफा भेजा, साधारण लिफाफा भेजा। उस पर टिकट कितने खर्च हुआ? 5 रुपए का खर्च हुआ। अगला पत्र 5 अक्टूबर को ही भेजा, विशाल गोयल दिल्ली को भेजा। इसमें भी वाहक का नाम मोहित है, रजिस्टर्ड पत्र भेजा, खर्चा हुआ 35 रुपए का। अगले पर खर्चा हुआ 30 रुपए का, अगले पे खर्च हुआ 45 रुपए का। 200 रुपए के टिकट है, टोटल खर्चा हो गया 115 रुपए का। 200 में से 115 घटा दिए, शेष बचा
85 रुपए, दोनों तरफ टोटल बराबर कर दिए, 200 रुपए 200 रुपए। अब ये हिसाब किताब हो गया कि 200 रुपए के टिकट थे, इन डेट्स में हमारा 115 का खर्च हुआ, 85 रुपए के टिकट बच रहे हैं। इस प्रकार डाक व्यय रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अब डाक व्यय पुस्तक बनाने के क्या लाभ हैं, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? डाक व्यय का सही अनुमान लगाना। अदरवाइज डाक टिकट रखे हैं, डाक टिकट लगा दिए, पत्र भेजते रहे, हमें यही अनुमान नहीं लग पा रहा कि हमने डाक पर कितना खर्च किया। नंबर 2, ग्राहकों से डाक व्यय वसूल करने में सुविधा। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनसे हमने ये तय किया हुआ है कि जो भी डाक पर खर्च होगा हम आपसे वसूल करेंगे, तो इस रजिस्टर को दिखाकर कितना खर्च हुआ हम उनसे वसूल कर सकते हैं। डाक टिकटों की चोरी ना होना। जब डाक टिकट का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है तो चोरी कैसे हो जाएगी? अगर हिसाब किताब ना लिखा हो तो डाक टिकट चोरी जरूर होंगे। मतभेद होने पर प्रमाण, ये तो प्रमाण है ही। अगर कोई मतभेद हो जाता है ग्राहक और हमारे बीच में, तो हम डाक व्यय रजिस्टर, पत्र प्रेषण रजिस्टर दिखाकर प्रमाण दे सकते हैं कि हमने तुम्हें पत्र भेजा, उसका लेखा पत्र प्रेषण में भी है, डाक के द्वारा भेजा, इसका लेखा डाक व्यय में भी है, कैसे भेजा, रजिस्ट्री भेजी तो रजिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो मतभेद होने पर प्रमाण के रूप में हम डाक व्यय रजिस्टर प्रस्तुत कर सकते हैं। आज का हमारा आखिरी रजिस्टर है पत्रवाहक पुस्तक, जिसे हम पियोन बुक कहते हैं। अभी आपको समझाया था स्थानीय पत्र भेजने होते हैं, स्थानीय पत्र हम डाक के द्वारा ना भेजकर अपने पत्रवाहक के द्वारा भेजते हैं। तो यदि पत्र पत्रवाहक के द्वारा भेजा जा रहा है तो उसका लेखा पत्र प्रेषण रजिस्टर में तो होगा, साथ में पत्रवाहक पुस्तक में होगा, डाक व्यय रजिस्टर में नहीं होगा। पत्रवाहक रजिस्टर का एक नमूना यहां दिया हुआ है। इसमें नमूने में देखिए ध्यान से, क्रम संख्या, ये सीरियल नंबर, ये छपे रहते हैं। डेट, किस डेट को भेजा, प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखा जाएगा, क्या भेजा, प्रेषित वस्तु, पत्रवाहक का नाम, कौन व्यक्ति पत्र लेकर गया, और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जिसको वो लेटर देकर आया उसके सिग्नेचर यहां पर कराए जाएंगे। अब जैसे 217 नंबर पर 6 अक्टूबर 2020 को पत्र भेजा, गोयल एंड कंपनी, आड़त बाजार, मेरठ को पत्र भेजा। ये चारों पत्र मेरठ के ही हैं, मैंने आपको बताया था ना, लोकल पत्र, ये फर्म मेरठ की है, तो चारों पत्र लोकल मेरठ को ही भेजे गए हैं। क्या भेजा, तकादे का पत्र भेजा। आप पत्रों में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। तकादे का पत्र भेजा, किसके द्वारा भेजा, भगत हमारा काम करने वाला एक पियोन है, पत्रवाहक है, उसके द्वारा भेजा, उस पर भगत के सिग्नेचर हो गए। अब भगत इस पत्र को गोयल एंड कंपनी, आड़त बाजार, मेरठ लेकर जाएगा, उनको पत्र सौंपेगा और यहां पर उसके सिग्नेचर करा लेगा। हमारे पास सबूत है कि हमने आपको पत्र भेजा, हमारे पास सबूत है कि आपने पत्र प्राप्त किया। तो ये पत्रवाहक पुस्तक का नमूना है। अब इसके क्या लाभ हैं, पत्रवाहक रजिस्टर के क्या लाभ हैं? पत्र भेजने का प्रमाण, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि पत्र भेजा सबसे पहले तो डिस्पैच रजिस्टर, पत्र प्रेषण रजिस्टर में, और उसके बाद पत्रवाहक रजिस्टर में। पत्र भेजा तो डिस्पैच रजिस्टर का नंबर उस पर डला हुआ है, एक तो वो प्रमाण, प्लस पत्रवाहक के द्वारा भेजा तो पत्रवाहक रजिस्टर में लिखा हुआ इसका प्रमाण, और आपने पत्र प्राप्त कर लिया, पत्र प्राप्ति का भी प्रमाण है, क्योंकि इस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। डाक व्यय की बचत, जब लोकल पत्र हैं तो हम डाक व्यय क्यों लगाएं, डाक व्यय पर क्यों खर्च करें, हम अपने पत्रवाहक को भेजकर पत्र भेजे जा सकते हैं और डाक व्यय बच जाता है। पत्रवाहक द्वारा सतर्कता से कार्य करना। देखिए, जब हर पत्र लिखित में है, पत्रवाहक के हस्ताक्षर हमने कराकर रख लिए, इसका मतलब पत्रवाहक सतर्क हो जाएगा, वो पत्र को भेजने में लापरवाही नहीं करेगा, वो सावधानी से पत्र लेकर जाएगा, रिसीव कराएगा और उसी की रिसीव की कॉपी हमें दिखाएगा कि ये पत्र मैंने दे दिए और ये इनकी प्राप्ति है। तो पत्रवाहक लापरवाही नहीं करेगा, सतर्कता से कार्य करेगा। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा? व्यापार में जो पत्र आते हैं, उन आने वाले पत्रों के संबंध में क्या क्या कार्यविधि कराई जाती है, जाने वाले पत्रों के संबंध में क्या क्या कार्यविधि अपनाई जाती है। इसके अलावा आने और जाने वाले पत्रों के संबंध में जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, जैसे पत्र प्राप्ति रजिस्टर, पत्र प्रेषण रजिस्टर, डाक व्यय रजिस्टर, पत्रवाहक रजिस्टर, वो रजिस्टर किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनको बनाने के क्या लाभ हैं।